हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। सो दोस्तों, मैं ले आई हूँ आपके इन्वायरमेंटल साइंस की फुल रिवीजन वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको ऑल चैप्टर्स कवर कराने वाली हूँ। तो क्योंकि आपका 16 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो ले आई हूँ। सो चिंता मत करिए, मैं इसके अंदर आपकी पूरी बुक कंप्लीट करा दूंगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना और स्किप मत करना कुछ भी, मतलब ताकि कुछ भी छूटे ना आपसे। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ आना बंद हो जाएगा, इसलिए कह रही हूँ स्किप करे बिना पूरी वीडियो देखना एंड तक। भले ही लंबी हो वीडियो, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। और एक और बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी वीडियोस की। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसके सिलेबस को जान लेते हैं एनवायरमेंटल साइंस के। तो इसके सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं और इसका जो चैप्टर 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़। इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे इन्वायरमेंटल क्या होता है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। और इसके इन्वायरमेंट की जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें समझेंगे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को समझेंगे और इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो समझेंगे। और इसकी जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है इन्वायरमेंटल के वो समझेंगे इसके अंदर। और इसके स्कोप्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस क्या होती है। तो जो इन्वायरमेंट, ये जो टर्म है ये ड्राइव हुआ है फ्रेंच से, मतलब ये फ्रेंच वर्ड है ये इन्वायरन। इसका मतलब होता है, इसका जो लिटररी मीनिंग होता है वो होता है सराउंडिंग, ठीक है। और एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच सराउंड अस, मतलब कि कुछ भी चीज़ जो हमारे पास हो, आसपास हो, वो चीज़ सराउंडिंग जो होती है, मतलब आसपास की जो चीज़ें होती हैं हमारी इन्वायरमेंट होती हैं वो, ठीक है। और जो भी एग्जांपल ले लो, कोई लिविंग थिंग है, ठीक है, और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे माइक्रोवेव्स, प्लांट्स, एनिमल्स, और नॉन लिविंग थिंग है। और मतलब कि जो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो नेचर में प्रेजेंट होती हैं ये इन्वायरमेंट में होती है, ठीक है, मतलब ये इन्वायरमेंट होता है। और जो हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की, तो वो स्टार्ट हुआ था 1986 में, जो कि डिफाइन करा गया है इन्वायरमेंट एज अ इंक्लूडेड वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग द बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। और इसके अंदर अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इंट्रैक्शन की बात करें तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो बायोटिक क्या होते हैं, जैसे कि जो कि मतलब जो लिविंग बींग्स होते हैं वो बायोटिक होते हैं, और जो अबायोटिक होते हैं वो होते हैं नॉन लिविंग। और ये दो कंपोनेंट, मतलब बायोटिक और अबायोटिक, ये लीड करते हैं एक फंक्शनल इकोसिस्टम को और सस्टेनेबल लाइफ, जो कि प्लांट मतलब प्लेनेट अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मतलब कि हमारे अर्थ पर जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, एक सस्टेनेबल लाइफ, और जो इकोसिस्टम है पूरा जो फंक्शन करता है ये पूरा, ये मतलब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों के इंट्रैक्शन से होता है, ठीक है। और जो हमारे पास एक बेसिक गुड्स और जो सर्विसेज होती है वो सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से ही मिलती हैं। जैसे कि एग्जांपल है क्लीन एयर, वाटर, फूड, मेडिसिन और रॉ मटेरियल, जो कि इंडस्ट्री के लिए यूज़ करा जाता है। रॉ मटेरियल जितना भी जो कुछ भी है, कॉटन वगैरह जो कुछ भी है, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से ही हमें मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एनवायरनमेंट की तरफ कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। मतलब कि जो हम पोल्यूट कर रहे हैं एयर को, और मतलब कि गंदगी फैला रहे हैं आसपास के एनवायरनमेंट में, वो मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें, ठीक है, क्लीन एयर रहे हमारी, क्लीन वाटर रहे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन में हमें यही सिखाने के लिए ये सब दिया गया है, ताकि हम सीख सकें कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और उसे साफ़ सुथरा रखना हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी एनवायरनमेंट की तरफ, वो हमें निभानी चाहिए। सो आगे हम अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स की, तो बेसिकली जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट होते हैं वो मतलब बहुत सारे होते हैं। हम कहें तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एंथ्रोस्फेयर। और अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर क्या होता है, वो एक मतलब गैसेस की जो लेयर होती है जो कि अर्थ के सराउंड होती है, वो होती है, जिसके अंदर आती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये और भी बहुत सारी गैसेस होते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में आती है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो जितना भी अर्थ के सरफेस पे वाटर है, ठीक है, वो होता है उसके अंदर।
और उसके अंदर ओशन होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। लिथोस्फीयर की बात करें तो हम इसके अंदर सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जो कि क्रस्ट के नाम से भी जानी जाती है, और ये मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स का। और बायोस्फीयर की बात करें तो ये कुछ मतलब लिविंग मैटर्स के, मतलब जैसे कि फ्लोरा, फोना और माइक्रोवेव्स, इन सब चीज़ों का सम होता है। और अगर इसके अंदर नैरो जोन की बात करें, अर्थ सरफेस पे जो सॉइल्स होती हैं, वाटर होता है, एयर होती है, इन सब का कंबाइन करके एक सस्टेन लाइफ बनती है इस बायोस्फीयर के अंदर। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अगर इसके अंदर हम इकोसिस्टम की बात करें, जो कि मैन मेड थिंग है, ठीक है, जो कि एंथोस्फेयर के अंदर आती है। इकोसिस्टम क्या होता है? एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है बायोस्फीयर की, जहाँ पर हम रेगुलर एनर्जी इनपुट करते हैं और मैटर सर्कुलेशन करते हैं। तो भाई ये तो हो गई हमारे कंपोनेंट्स की बात एनवायरमेंटल के। अब हम एनवायरमेंटल के एजुकेशन की बात करें तो एनवायरमेंटल की जो एजुकेशन है वो ये रेफर करती है जो किस तरीके से हम जो नेचुरल एनवायरमेंटल फंक्शंस होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स कैसे मैनेज करता है बिहेवियर और इकोसिस्टम, जो कि मतलब ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। सो बेसिकली अगर हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करें तो इन्वायरमेंट में मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन में पढ़ाया जाता है कि मतलब किस तरीके से कोई इंडिविजुअल एक्सप्लोर कर सकता है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को, और उससे जो रिलेटेड मतलब इन्वायरमेंटल में जो प्रॉब्लम्स है उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि जो हम एयर को पोल्यूट करते हैं और आसपास जो गंदगी फैला के इन्वायरमेंट को जो हार्म करते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस जानने के लिए तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि कैसे हम मतलब एक्शन ले सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए इन्वायरमेंट को, ठीक है। और इन सब का जो रिजल्ट होता है वो होता है इंडिविजुअल जो डेवलप करता है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग को इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर, और उसके लिए जो मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है। कोई भी इंडिविजुअल जब इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ता है तो इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ने का जो रिजल्ट होता है ना, वो होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक डीपर एजुकेशन जो होती है ना इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर, उसे डेवलप करना, मतलब उसके अंदर स्किल्स लाना ताकि वो सबको इन्फॉर्म कर सके इस चीज़ से कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सके इन्वायरमेंट के लिए जो है हमारी। तो इसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है। सो जो हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो हमें लगता है कि ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है, बट ये जो दोनों फील्ड है मतलब अलग अलग हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो इश्यूज़ हैं उन पे ही काम करते हैं दोनों, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस है, इनकी जो फोकस है उनके जो मेथड है दोनों में अलग अलग है, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो ये फोकस करती है साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे जो कि इन्वायरमेंट के होते हैं, और ये प्रिंसिपल्स यूज़ करती है जैसे कि बायोलॉजिकल से और केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, जियोलॉजी से, मैथ से, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ करी जाती है इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर। और इसके अंदर अप्लाई होते हैं टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट और इम्प्रूव मतलब कि जो टेक्नोलॉजी से हम अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो इसके अंदर वो तरीके यूज़ करे जाते हैं जो साइंस में यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, मतलब साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करे जाते हैं सीधा सीधा बोलो तो। और इसके अंदर स्टडी करे जाते हैं फिजिकल फिनोमिना इन्वायरमेंट के अंदर जो होते हैं, और जैसे कि सोर्सेज होते हैं, रिएक्शन होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल जो स्पीशीज़ होती हैं, और जो एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर होती हैं। अब बात करें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, तो ये फोकस करती है ह्यूमन रिलेशनशिप जो कि इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस की जो रिलेशनशिप्स होते हैं, सोशल रिलेशनशिप, इसकी बात हो रही है इसमें, और ये कंसिडर करता है सोशल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में, ठीक है। और ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से जो इन्वायरमेंटल चैलेंज है वो इंटरसेक्ट करती हैं पब्लिक पॉलिसी को, लॉ को, सोशलिटी को, और ये प्रमोट करती है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, एजुकेशन एंड जस्टिस। तो इस तरीके से इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा इन दोनों के बीच का। अब हम नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। मतलब जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है उसको डिस्कस करेंगे, वो किस तरीके से है। सो इन्वायरमेंटल इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड जिसके अंदर कंबाइन होती है नॉलेज, मतलब कि उसके अंदर
कंबाइंड नॉलेज है, ठीक है, जो कि है नेचुरल साइंस से, ह्यूमैनिटी से और सोशल साइंस से। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वायरमेंटल के अंदर आती हैं, ठीक है। सो जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है ये मतलब एक ब्रॉड फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स मतलब आती हैं, जैसे कि नेचुरल साइंस मैंने बताया आपको, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों है, तो ये केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों के मतलब इन सारी चीज़ें जो जितनी भी फील्ड्स हैं इन सब में से हमें नॉलेज देता है। मतलब इन सारी चीज़ों के अंदर इन्वायरमेंटल का कहीं ना कहीं रोल है, मतलब इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है हर जगह पे, ठीक है। चाहे वो बायोलॉजिकल हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या जियोग्राफी हो या इकोनॉमिक हो, उन सारी चीज़ों के अंदर इन्वायरमेंट का रोल होता है। तो उन सारी चीज़ों से ही हमें एक मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है इन्वायरमेंटल की, और इसमें इनकॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव्स हैं और इसके अंदर ना डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, और इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इश्यूज दैट अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट। मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो होते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, उन्हें समझने में भी हेल्प करता है इन्वायरमेंट स्टडीज़, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या है, मतलब क्या स्टडी करते हैं उसके अंदर हम, तो उसके अंदर हम फिजिकल फिनोमिना जो इन्वायरमेंट में होता है जिसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल स्पीशीज। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर, और ये जो इम्पैक्ट करती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, मतलब इन्वायरमेंट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट करती है, जैसे कि नेचुरल, बिल्ट, कल्चरल इन्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं, और ये भी पढ़ाया जाता है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। और जो इन्वायरमेंटल स्टडी होती है वो पीपल को हेल्प करती है ये समझने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की, और जो इम्पोर्टेंस होती है प्रिजर्व करने की इन्वायरमेंट को फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है, और किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं सॉल्यूशंस को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर होती हैं। सो इसी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का होता है। नाउ अगर हम इसके स्कोप्स की बात करें, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर क्या स्कोप है, तो ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो फील्ड है ये इनकम्पोज करती है वाइड रेंज ऑफ स्कोप्स, मतलब इसके अंदर बहुत सारे स्कोप्स हैं, ठीक है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑल, मतलब ये नहीं कह सकते कि इसी एज के ग्रुप के बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो स्कोप्स हैं इसके ये ऑल एजेस के लिए है, ठीक है। और ये स्कोप्स जैसे कि है हमारा, इसके अंदर आता है रिसोर्सेज अवेयरनेस और इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस, और इसके अंदर स्कोप है एक डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस और डिसीजन मेकिंग और इन्वायरमेंटल लिटरेसी, सोशल इश्यूज, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज़, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये सारे हमारे स्कोप्स आते हैं जो कि इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर हैं। अब अगर हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझें, ठीक है, तो रिसोर्सेज अवेयरनेस वाला स्कोप है इसके अंदर क्या होता है कि अवेयर कराता है लोगों को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, और इसमें इन्वॉल्व होता है असेसिंग करना जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको, और यूटिलाइजेशन पैटर्न एंड नीड टू मेंटेन अ बैलेंस फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब कि एक बैलेंस बना के चलना रिसोर्सेज का फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि मतलब उन चीज़ों को संभाल के रखना। मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को वेस्ट करे जा रहे हो, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ को भी ज़्यादा यूज़ करे जा रहे हो, तो उसके अंदर ये काम होता है। और अगर हम बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस की बात करें तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और पोटेंशियल ट्रेट्स के बारे में जो कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स, माइक्रोबायल स्पीसीज जो कि इन्वायरमेंट के अंदर होती है, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर, बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस के अंदर। और अगर हम डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो ये जो फील्ड है ये हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल को ये समझाने के लिए कि जो कॉज और कॉन्सिक्वेंस होते हैं नेचुरल और ह्यूमन के जो मतलब इनडिसीडेड जो डिज़ास्टर होते हैं, जैसे कि ये फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, साइक्लोन्स और भी वेरियस टाइप के जो पॉल्यूशन होते हैं। और इसमें ये भी मतलब एक्सप्लोर करना सिखाते हैं कि कैसे आप मेज़र कर सकते हैं मिनिमाइज़ देयर इफेक्ट, मतलब उनके इफ़ेक्ट्स को किस तरीके से आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उनके लिए किस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और
ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसके अंदर टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसमें बात करें तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में ना मतलब अवेयरनेस कराई जाती है, जिसके अंदर हमें क्रिटिकल इम्पोर्टेंस बताई जाती है सेफ गार्डिंग एंड कंजर्विंग आवर प्लानट, मतलब अपने प्लानट को किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को सेव करेंगे तो तभी हमारा प्लानट सेफ होगा। और इसके अंदर जो डिटर्मिनेटेबल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं पॉल्यूशन के, जो कि इन्वायरमेंट पे होते हैं, और जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को और अदर फैक्टर्स को, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इन्वायरमेंटल का अपना ही एक इम्पॉर्टेंस है, अगर वो ना हो मतलब इन्वायरमेंट ही हमारा ठीक ना हो तो कुछ भी ठीक नहीं होगा हमारा। और इसके अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन इन्वायरमेंटलिज्म। तो मतलब कि जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट हुए थे इन्वायरमेंटल को लेकर, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन को लेकर, तो उसमें से एक तो आपका चिपको मूवमेंट है। चिपको मूवमेंट में जब लोग मतलब ट्रीज़ को बचाने के लिए ट्रीज से चिपक गए थे, ठीक है, मतलब कि उन्हें कस के पकड़ के खड़े हो गए थे कि हम इन्हें काटने नहीं देंगे, ठीक है, और इस तरीके से कुछ अभियान हुआ था। और एक और है साइलेंट स्प्रिंग, जो कि एक बुक लिखी गई है रेचल कैरासोन के द्वारा, जो कि पब्लिश हुई थी 1962 में। तो इस बुक में मतलब अवेयरनेस दिखाई गई इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को दिखाने के लिए, ठीक है, अवेयर कराने के लिए लोगों को इन्वायरमेंटल इश्यूज़ से। और इसमें एक और चीज़ है लैंडमार्क इम्पॉर्टेंट, जो डिस्कवरी ऑफ एंटार्क्टिका ओजोन होल, मतलब एंटार्क्टिका के अंदर जो ओजोन होल है उसकी जब डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, तो रिसर्चर्स ने डिस्कवर करा था एक लार्ज होल, ठीक है, ओजोन लेयर के अंदर अंटार्कटिका में, जो कि ये दिखाता है कि मतलब इससे इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा हार्म हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। तो मिड 1900 में मतलब कि पीपल ने मतलब फॉरेस्ट को सेव करने के लिए फ़ाइट करना स्टार्ट करा था। और क्लाइमेट चेंज, मतलब कि जब टेम्परेचर बढ़ने लगा था और जो सी लेवल है वो राइज़ होने लगा था और सूखा पड़ने लगा था, फ्लडिंग और ये सारे इफ़ेक्ट्स होने लगे थे जब क्लाइमेट चेंज होने लगा। मतलब इन्वायरमेंट में जो इश्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी हैं। और इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स जो कि फोकस करते हैं इकोलॉजी और हेल्थ पे और ह्यूमन राइट्स पे। और नेशनल पार्क्स, जो कि लार्ज एरिया में लैंड और वाटर डेटा आर प्रोटेक्टेड देयर, नेचुरल ब्यूटी एंड यूज, रिक्रिएशन, एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्चेज। नाउ इसके अंदर हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक दे रखा है सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझना है हमें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझना है। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं रिसोर्सेज को और डेवलप कर सकते हैं इकोनॉमिक को, वो भी विदाउट हार्मिंग इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को विदाउट हार्म करे हम किस तरीके से इकोनॉमिक को हम डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ये एक ब्रॉड टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है कि मैनेजिंग रिसोर्सेज विदाउट डिप्लीटिंग दैम, मतलब कि हम रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी के अंदर ये आता है। और इसके अंदर इंक्लूडेड होता है एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल सस्टेनेबिलिटी। और इसका जो एक गोल है, मतलब सस्टेनेबिलिटी का जो एक गोल है वो है कि हम अर्थ पर लंबे समय तक लोगों का को एग्जिस्टेंस रहे, एक मतलब ये एक सोशल गोल है इसका। और अब अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो ये एक प्रोसेस होता है इम्प्रूव करने के लिए, कि मतलब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक को इम्प्रूव करने के लिए और उसे वेल बिगनिंग रखने के लिए और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए, मतलब कि उसकी लाइफ लंबे समय तक रहे, ठीक है। और इसके अंदर मतलब बैलेंस बनाने के लिए इसके अंदर जो है डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अंदर होता है कि हम बैलेंस बना के रखें ह्यूमन वेल बिगनिंग और वेल बिगनिंग ऑफ अर्थ, मतलब ह्यूमन का भी सही चलता रहे और जो अर्थ है उसका भी सही चलता रहे, मतलब हम इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, उसे बिना हार्म करें, अपना काम भी चलता रहे हमारा और सारी चीज़ें सही चलें। यही चीज़ें इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, मतलब कि हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए इस तरीके से बना दे सब चीज़ कि उन्हें मतलब अपनी जो नीड्स हैं उनको उनके साथ समझौता ना करना पड़े, मतलब कि हम सारी रिसोर्सेज को अभी वेस्ट कर देंगे, अपनी फ्यूचर के लिए कुछ बचा के नहीं रखेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी इसकी वजह से। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम इस तरीके से रहते हैं कि प्रेजेंट में जो हमारी नीड्स हैं
सिर्फ हम उन्हें ही पूरा करें, मतलब उनको एक पूरा करने का एक तरीका ढूंढें, मतलब कि उसको विदाउट हार्म करें इन्वायरमेंट को, और रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज कर सकें हम, ताकि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो सके कम से कम, ठीक है, और उन्हें मतलब प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े। और अगर हम बात करें कि कैसे सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेट करता है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में ये पीपल को ये समझाने के लिए हेल्प करता है कि जो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट है उनके बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चलाना, ठीक है। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरीके से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती है। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हेल्प पीपल अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, मतलब ये समझाने के लिए कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल लें तो जैसे कि यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी, हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन, मतलब कि क्रॉप रोटेशन करें हम, और बिल्डिंग सस्टेनेबली, यूजिंग वाटर फिक्सर एफिशिएंटली, क्रिएटिंग ग्रीन स्पेसेस, प्रैक्टिसिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। सो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारा इसके अंदर चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ इसके साथ। आई होप आपको चैप्टर 1 पूरा समझ आ गया होगा। और हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और स्ट्रक्चर को, और जो एक पिरामिड है और जो सक्सेशन है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है बेसिकली। उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर देखेंगे, और इकोलॉजिकल जो पिरामिड होता है उसे समझेंगे, और इसकी सक्सेशन समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से, इकोसिस्टम के। अगर हम अपने सिस्टम की बात करें तो हम सिर्फ दुनिया में सिर्फ अकेले तो नहीं हैं, हमें ज़रूरत भी पड़ती है कि हम अपने रिसोर्सेज को दूसरों के साथ शेयर करें, और मतलब अदर लाइफ फॉर्म्स के रूप में, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, मतलब हम शेयरिंग करते हैं रिसोर्सेज का, ठीक है। ये ज़रूरत पड़ती है। वो जो हमारा एक्सचेंज होता है वो नॉन लिविंग थिंग के बीच में भी हो सकता है और लिविंग थिंग के बीच में भी। तो अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें लाइफ टाइम चलती रहती है, इंट्रैक्शन जो भी है अदर लिविंग बींग्स के साथ और नॉन लिविंग बींग्स के साथ, ये एक पार्ट है इकोसिस्टम का। और जो हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के अंदर, हम पढ़ते हैं इसके अंदर इंक्लूडेड है इसके अंदर अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, इसके पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, रेगुलेशन जो इसकी रहती है इकोसिस्टम के अंदर, और रोल ऑफ कंपोनेंट्स फंक्शनिंग देयर, इसके अंदर जो कंपोनेंट फंक्शनिंग का जो रोल रहा है इसके अंदर वो देखेंगे। नाउ वी नो इट इन डिटेल द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, हम डिटेल में पढ़ेंगे इकोसिस्टम को और इसके इंपॉर्टेंस को जानेंगे। तो अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम जो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा, कि हमें सबसे पहले इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि ये क्या होता है। तो बेसिकली हमारा जो इकोसिस्टम है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये फंक्शनल यूनिट है इन्वायरमेंट की, ठीक है, जिसके अंदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों कंपोनेंट ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये दोनों कंपोनेंट ही इसके अंदर, मतलब दोनों कंपोनेंट ही इसके नेचर के अंदर आते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब मैंने जैसे कि बताया आपको, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के बीच इंटरेक्शन रहता है रिसोर्सेज का, और जो ये इंटरेक्शन होता है इनके बीच में एक दूसरे के साथ, ये इस्टेब्लिश करता है एक स्टेबल लिविंग कम्युनिटी को, जिसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब होता है कि एक कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, जिसे कहते हैं हम इकोसिस्टम। और इसके अंदर विदाउट लिविंग कंपोनेंट, मतलब लिविंग कंपोनेंट के बिना हम इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऑल फिजिकल और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनके बारे में भी। इसके अंदर इंक्लूडेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दैम, मतलब उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है और उनके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट होता है उसे इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर हम इजी वर्ड्स में बोलें, सिंपल वर्ड्स में बोले कि इफ़ इन्वायरमेंटल चेंजेस अकर इन द फिजिकल और बायोटिक फैक्टर्स, they in turn change the type and number of organisms that are both the plant and the animals present in that particular area। मतलब कि अगर मतलब इन्वायरमेंटल
के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि जिस फिजिकल में या अबायोटिक फैक्टर्स में, और कोई भी चेंज आता है उनके अंदर टाइप्स में, नंबर ऑफ फिजिकल ऑर्गेनिज्म में, और जो जैसे कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जितने भी पर्टिकुलर एरियाज़ हैं। तो जो इकोसिस्टम होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, और ह्यूमन बींग्स इसके पार्ट होते हैं इकोसिस्टम के, ठीक है। इकोसिस्टम के ह्यूमन बींग्स भी पार्ट है, इतना तो हम सब जानते हैं, ठीक है। जो थीम है इकोसिस्टम की ये है एक एनर्जी फ्लो, मतलब कि जो थीम है बेसिकली इकोसिस्टम की वो है एनर्जी फ्लो। जो सबस्टेंस होते हैं इकोसिस्टम के ये पॉसिबल हो पाते हैं एनर्जी की डिपेंडेंस की वजह से, ठीक है। जैसे मतलब कि एज वेल एज जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ये मतलब इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए, मतलब इसके अंदर एनर्जी का यूज़ करा जाता है। तो इसकी नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इसके अंदर, तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इसके अंदर बताना है आपको। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम है वो ऑर्गेनाइज होता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से, मतलब कि जो इकोसिस्टम वो बना होता है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से, जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। बायोटिक आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आते हैं प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब जो जिंदा होते हैं, ठीक है, ये इकोसिस्टम में आते हैं। और स्पीशीज़ आती हैं, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जैसे कि नंबर, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ इन इकोसिस्टम, और इसके अंदर लाइफ हिस्ट्री, जो लाइफ साइकिल होता है ऑर्गेनिज्म की इकोसिस्टम के अंदर। तो ये सारी बायोटिक कंपोनेंट होती हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट होती हैं जो फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, और भी जो अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सब चीज़ें। और जैसे कि एनर्जी सोर्स होते हैं, जैसे कि एनर्जी सोर्स में क्या आती है, सनलाइट, विंड, मॉइस्चर एंड अदर एनर्जी सोर्सेज। टेम्परेचर आता है इसके अंदर अबायोटिक के अंदर, टेम्परेचर जो कि इकोसिस्टम का पार्ट होता है। और इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर फूड चेन आती है, फूड वेव्स आती है, ट्रॉपिक लेवल आते हैं, ठीक है, और इकोलॉजिकल पिरामिड्स आते हैं। फूड चेन की बात करें तो ये एक लीनियर सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म का, जो कि दिखाता है कि कैसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं थ्रू इकोसिस्टम। और फूड वेव में एक नेटवर्क होता है फूड चेन का, जिसमें शो करा जाता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से थ्रू फूड के थ्रू, ठीक है। और ट्रॉपिक लेवल्स की बात करें तो फूड वेव में किसी ऑर्गेनिज्म की जो एक सिचुएशन होती है जो इस पर बेस्ड होती है कि वो कि जो चेन स्टार्ट हो रही है वो उससे कितना दूर पे, मतलब कितनी दूरी के कदम पे है, ठीक है, मतलब कितने स्टेप्स दूर है। तो इसके अंदर इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करें तो एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी की, बायोमास की और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की, जो कि ये सब चीज़ें ट्रॉपिकल लेवल पे होती है, ठीक है। सो इसके अंदर अब हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक अपना। तो टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। तो बेसिकली जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो एक डायग्राम होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म्स मतलब जीव, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पर इकोसिस्टम के अंदर, वो दिखाया जाता है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पिक्चर दिखा रखी है आपको स्क्रीन पर। ये इस तरीके का पिरामिड होता है एक, और इसे हम ट्रॉपिकल पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक पिरामिड, और एक एनर्जी पिरामिड भी कह सकते हैं इसे, और फूड पिरामिड भी कह सकते हैं इसे हम। और ये कैसे वर्क करता है तो इसके पर बात करें तो जो पिरामिड का बेस होता है वो सबसे ब्रॉडेस्ट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट ट्रॉपिकल लेवल को। जो प्रोसीजर के जो लोएस्ट हमारा ट्रॉपिक लेवल होता है उसे शो करता है ये। उसके बाद नेक्स्ट लेवल का जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो दिखाता है इसके अंदर। और जो पिरामिड शेप होती है वो सिमिलर होती है पिरामिड के, मतलब कि जैसे पिरामिड होता है उस तरीके की सिमिलर शेप होती है पिरामिड शेप। और इसमें मतलब न्यूमरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर डिक्रीज होते जाते हैं वो ईच लेवल पे, ठीक है, मतलब एक दूसरे को खाते हैं। मतलब कि ये दिखा रखी है फूड चेन, आपने फूड चेन तो पढ़ी होगी साइंस में, तो वही चीज़ है इसके अंदर, बस इसका नाम चेंज करके यहाँ पे ट्रॉपिक पिरामिड रख रखा है, वही चीज़ है इसके अंदर बेसिकली। नाउ हम आगे अपनी इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करें तो ये शो करते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। और जो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें इसके अंदर तो वो मतलब ईच लेवल पे जो ट्रॉपिक लेवल दे रखे हैं इसके अंदर, ईच लेवल पर हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी दिखाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें
तो इकोलॉजिकल पिरामिड अज्यूम करता है एक सिंपल फूड चेन को, मतलब जो फूड चेन होती है सिंपल वो उसको, और ये मतलब रेयर होता है नेचर में। नाउ हम अगर दूसरे टॉपिक की बात करें, इसके अंदर लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसकी थ्रू ना किसी एरिया की जो स्पीसीज होती है और जो हैबिटेट होते हैं वो समय के साथ बदल जाते हैं, और ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी, ठीक है। और ये वर्क कैसे करता है, इसके अंदर एक तो प्राइमरी सक्सेशन होता है, फिर सेकेंडरी सक्सेशन होता है, फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अब प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, ये जैसे कि जब वो मतलब लिविंग थिंग्स फर्स्ट कॉलोनाइज होती है, न्यूली एक्सपोज होते हैं, या फिर फॉर्म ड्रॉग, मतलब कि जब जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो पहली बार किसी नई नई एक्सपोज्ड हो, ठीक है, या फिर जो मतलब अभी अभी निर्मित चट्टानें होती है उन पर बसती हैं, मतलब उन पर जाके बसती हैं वो चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जैसे कि जब न्यू आइलैंड्स बनते हैं, मतलब क्रिएट होते हैं लावा फ्लो से, ठीक है, जो लावा फ्लो होता है उसके बाद जो नए आइलैंड बनते हैं, वो एग्जांपल ले सकते हैं मुझसे। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, जब वो एरिया प्रीवियसली ऑक्यूपाइड हो लिविंग थिंग्स के द्वारा और डिस्टर्ब करा जाए, उसके बाद मतलब उसको दोबारा से मतलब दोबारा बनाया जाए। एक बार मतलब पहले बना हुआ है जो प्राइमरी सेक्शन है उसका, उसके बाद उसको दोबारा हम रिकंस्ट्रक्ट करें। तो नाउ हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम चलते हैं अपने थर्ड चैप्टर की तरफ, इकोसिस्टम, जिसके अंदर हमें बायो जियो केमिकल साइकिल्स बता रखी हैं, फंक्शंस, एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या समझने वाले हैं, इसके अंदर हम समझेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स को समझेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स होती क्या हैं बेसिकली। तो अगर हम इसके जो ये टर्म है बायो जियो केमिकल साइकिल, तो इसका अगर मतलब समझे तो जो ये टर्म है बायो का मतलब होता है बायोटिक कंपोनेंट, और जो जियो है वो शो करता है अबायोटिक कंपोनेंट को, ठीक है। तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, मतलब हम बेसिकली इसे न्यूट्रिएंट साइकिल भी कह सकते हैं नेचर, जो जिसे हम बायो जियो केमिकल कहते हैं साइकिल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जनरली ये एक साइकिल है जिसके अंदर मोमेंट होती है और जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है केमिकल एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एटमॉस्फेयर और अर्थ क्रस्ट, इन तीनों के बीच में जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होती है केमिकल एलिमेंट्स की, ठीक है, जो कि मेजर बायो जियो केमिकल साइकिल्स होती है उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल। सो जो ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं केमिकल एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें, तो उसे ही कहते हैं हम बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है। बाकी जो आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये साइकिल दिखा रखी है बायो जियो साइकिल, ठीक है। और इस तरीके से हम जो केमिकल्स का आपस में मतलब एक्सचेंज करते रहते हैं, वही चीज़ है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर इकोसिस्टम के फंक्शंस। तो इकोसिस्टम के जो फंक्शंस की बात करें हम बेसिकली, तो ये एक कलेक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और केमिकल्स की, और फिजिकल प्रोसेस होता है ये इन्वायरमेंट में, ठीक है। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये प्रोवाइड करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो कि ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड्स होती हैं। और इसमें इकोसिस्टम के फंक्शंस में इंक्लूडेड होते हैं एनर्जी एंड मटेरियल। सो इसके अंदर अगर एनर्जी की बात करें, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और जो मटेरियल स्टोर होता है इकोसिस्टम में, जैसे कि बायोमास और जीन्स, तो ये सब चीज़ें आती है फंक्शन के अंदर। और एनर्जी और मटेरियल का जो प्रोसेसिंग है ये एक रेट होता है जो कि एनर्जी और मटेरियल को प्रोसेस करता है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन। और इसके अंदर स्टेबिलिटी आती है, मतलब कि कैसे हम स्टेबल रख सकते हैं रेट्स को, स्टॉक्स ऑफ एनर्जी को, मटेरियल को ओवर टाइम तक, ठीक है। तो और इसके अंदर रेगुलेटरी सर्विसेज आती हैं कि कैसे हम इकोसिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं, प्रोसेस लाइक वाटर रन ऑफ और सॉइल इरोजन एंड टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं इकोसिस्टम के फंक्शन के अंदर। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, मतलब ये इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का। तो इसके अंदर अगर एनर्जी फ्लो की बात करें तो इसी जो एनर्जी फ्लो होती है थ्रू लिविंग थिंग्स विद इन इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स, उनके अंदर जो एनर्जी
का जो फ्लो होता है, ठीक है, वो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स को, ठीक है। और ये जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं ये फर्दर ऑर्गेनाइज करते हैं फूड चेन, ठीक है। और ईच ऑफ द लेवल विद इन द फूड चेन इन अ ट्रॉपिक लेवल, इस तरीके से मतलब एनर्जी फ्लो, मतलब आप फूड चेन की तरह समझ सकते हैं इसके अंदर, वही चीज़ है फूड चेन की तरह ही। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। सो प्रोडक्टिविटी की बात करें इकोसिस्टम के अंदर तो ये एक रेट होता है जिसके अंदर बायोमास क्रिएट होता है, ठीक है। और इसके अंदर यूजली जो मेजर होता है वो ग्राम्स पर और स्क्वायर मीटर पर डे, इन सब चीज़ों के अंदर मतलब मेजर होता है। और अगर हम बात करें बायोमास होता क्या है, तो बायोमास एक टोटल अमाउंट होता है ऑर्गेनिक मैटर्स का जो कि इकोसिस्टम के अंदर आते हैं एक गिवन टाइम में, ठीक है। और इसके अंदर मेज़र करा जाता है एक ही सिंगल स्पीशीज को, ठीक है, फॉर एंटायर इकोसिस्टम, ये पूरे एंटायर इकोसिस्टम के लिए एक ही सिंगल स्पीशीज को मेज़र करा जाता है, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें प्रोडक्टिविटी की तो 2 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जिसके अंदर रेट करा जाता है ऑटोट्रॉप्स को, जैसे कि प्लांट्स, ग्रेट और बायोमास, ठीक है। और दूसरा आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो कि रेट करता है एट विच हेट्रोट्रॉप्स लाइक एनिमल्स क्रिएट बायोमास, ठीक है। सो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और अगर हम बात करें व्हाट फैक्टर अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, मतलब कि क्या फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, तो सनलाइट करती है, टेम्परेचर करता है, वाटर करता है, न्यूट्रिएंट्स करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ करती हैं। सनलाइट जैसे कि मोर सोलर रेडिएशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी को वो और ज़्यादा इंक्रीज करती है सोलर रेडिएशन, ठीक है। और टेम्परेचर की बात करें तो इकोसिस्टम नियर द इक्वेटर आर मोर प्रोडक्टिव। और वाटर की बात करें जैसे कि इसके अंदर सॉइल मॉइस्चर होता है और ट्रांसपिरेशन होता है, ये सभी चीज़ें अफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी को। और न्यूट्रिएंट्स जो कि मोर मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर और इंक्रीज करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को। बट हैवी मेटल्स और जो सैलिनिटी होती है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये इंक्रीज करते हैं पॉपुलेशन, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्लांट्स। सो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्टिविटी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ इकोसिस्टम वर्क्स एंड हाउ वेल दे कैन सपोर्ट लाइफ, मतलब कि हम ये समझाती है कि इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है और कैसे इसकी जो मतलब जो इकोसिस्टम वो किस तरीके से सपोर्ट करता है लाइफ को। तो हमारा अगला टॉपिक इसके अंदर दे रखा है होमोस्टैटिस इन इकोसिस्टम। तो ये जो होमोस्टैटिस है ये बेसिकली एक बैलेंस बना के रखती है, मतलब एक बैलेंस है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन के बीच में एक बैलेंस बना के रखना, मतलब एक बैलेंस की सिचुएशन बना के रखती है ये। और ये इस फील्ड में ना, मतलब किसी भी फील्ड में स्पीशीज़ और जो लाइफ होती है उसके बीच में एक जो इंट्रैक्शन रहता है वो बना के रखता है। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नाउ हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम टाइप्स एंड सर्विसेज। तो वो बेसिकली हमें इसके अंदर पढ़ना है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम सर्विसेज और इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशंस, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये 3 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं इसके अंदर, टाइप्स, उसकी सर्विसेज और जो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके टाइप से, इकोसिस्टम के टाइप होते हैं वो पढ़ते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम के अंदर सेवरल टाइप्स है, ठीक है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग है टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और आर्टिफिशियल, ये सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है हमारी इकोसिस्टम के टाइप्स में। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आता है डेजर्ट इकोसिस्टम और थंडर इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करें सबसे पहले तो इस इकोसिस्टम में इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कि मतलब यहाँ पर कम रेन होती है, ठीक है, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश आता है, मतलब सनलाइट ज़्यादा आती है। और यहाँ पे मतलब अलग अलग प्रकार के पौधे और जानवरों को पोषण मिलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पोषण करते हैं अलग अलग, जिनमें झाड़ियाँ हैं, घास है, पेड़ है, ऊँट है और सिरप कीड़े हैं, पक्षी शामिल हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, डेजर्ट वाले में।
डेजर्ट इकोसिस्टम है। और अगर हम नेक्स्ट इकोसिस्टम की बात करें, ठंडा इकोसिस्टम की, सो ये जो इकोसिस्टम होते हैं ये आर्टिक पे मिलते हैं और हाई माउंटेन्स पे मिलते हैं, हाई माउंटेन्स के टॉप्स पे। और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो ये कोल्ड और मतलब इनकी विंडी कंडीशंस और लो रेनफॉल इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं और विंडी कंडीशन होती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कम बारिश होती है और ये सपोर्ट करते हैं रेंज ऑफ स्पीसीज़ को, जैसे कि लिकन्स, मोसेस और माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं, इन सब चीज़ों को। और अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, मतलब पानी वाले इकोसिस्टम की, तो उसके अंदर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आते हैं सबसे पहले। तो ये इकोसिस्टम इनके अंदर इंक्लूड होते हैं पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स। और ये सपोर्ट करते हैं वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फिश, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। सो ये इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। और अगर यहाँ पे हम दूसरा बात करें मरीन इकोसिस्टम की, तो ये इकोसिस्टम इनके अंदर इंक्लूड होते हैं ओपन ओशंस और डीप सीज ओशन और कोस्टल मरीन इकोसिस्टम। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हाई लेवल्स ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट, ठीक है। और ये सपोर्ट करते हैं एक ग्रेट अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और अगर हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो ये इकोसिस्टम्स ह्यूमंस द्वारा क्रिएटेड करे गए हैं अपने बेनिफिट के लिए। और तो हमारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम तो कंप्लीट हो गए। नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इकोसिस्टम की सर्विसेज। सो इकोसिस्टम की जो सर्विसेज होती हैं वो ह्यूमंस को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए होती हैं, जो कि ह्यूमंस को कभी डायरेक्टली तो कभी इनडायरेक्टली हेल्प करती है, मतलब बेनिफिट देती हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। और ये जो सर्विसेज होती हैं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं ह्यूमंस की हेल्थ के लिए और उनकी वेल बिगिनिंग के लिए। अब हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें इसके अंदर, तो ये प्रोविजिंग सर्विसेज देती है, मतलब प्रोवाइड करती है मटेरियल और एनर्जी आउटपुट्स जैसे कि फूड, वाटर, फाइबर, ठीक है। और ये रेगुलेटिंग सर्विसेज दे रही हैं, जैसे कि जिसके अंदर होती है कंट्रोल इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज क्लाइमेट, एयर क्वालिटी एंड डिसीजेज, ठीक है। और इसके अंदर है एक और सपोर्टिंग सर्विसेज जो कि मेंटेन करती है फंडामेंटल इकोसिस्टम प्रोसेस को, जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। और जो हमारा लास्ट वन है इसके अंदर टाइप इकोसिस्टम सर्विस का, वो है कल्चरल सर्विसेज, जो कि प्रोवाइड करती हैं नॉन मटेरियल बेनिफिट्स जैसे कि रिक्रिएशन, टूरिज्म और एस्थेटिक एप्रिसिएशन तो ये सब इसके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें इकोसिस्टम सर्विसेज की, तो फूड, जैसे कि इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है फूड जैसे कि क्रॉप्स से वाइल्ड फूड और हमारा सी फूड। और वाटर की बात करें इसके अंदर, तो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है क्लीन वाटर और प्रोटेक्ट करता है वाटर चैनल्स को, सोर्स को फ्रॉम इरोजन्स। और क्लाइमेट रेगुलेशन की बात करें इसके अंदर, तो इकोसिस्टम रेगुलेट करता है लोकल क्लाइमेट और इमीडिएट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इसके अंदर पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन के अंदर है मतलब कि इकोसिस्टम पॉलिनेट करता है प्लांट्स और ट्रीज़ को, ठीक है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड सीड, मतलब कि जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल और सीड्स के डेवलपमेंट के लिए। तो ये हो गई हमारी इकोसिस्टम की सर्विसेज। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। तो इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ये एफर्ट हैं प्रोटेक्ट करने के और इम्प्रूव करने के हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। और प्रिजर्वेशन के अंदर अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के, ठीक है, इसके अंदर बताए गए हैं तरीके कि किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं जो कि हमारी करंट सिचुएशन है उसको। और इसके अंदर आता है शील्डिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब लिमिटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट टू अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। और उसके अंदर आता है मॉनिटरिंग इकोसिस्टम, मतलब कि हेल्थ को ट्रैक करना इकोसिस्टम के द्वारा और बायोडाइवर्सिटी को इसके साथ। और इसके अंदर कंजर्वेशन के अंदर बात करें तो इसके अंदर आती हैं यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक मतलब ऐसे तरीके में यूज़ करना ताकि इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना हो। और सेफ गार्डिंग स्पीसीज इसके अंदर आती है, मतलब प्रोटेक्ट करना स्पीशीज़ को और उनके हैबिटेट्स को, कि फॉरेस्ट को रिजर्व करना ताकि उनको हम मेंटेन करके रख सकें, उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है
फ्लोरा और फौना की। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें थी। नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। 5th चैप्टर हमारा नेचुरल रिसोर्सेज एंड इसके अंदर लैंड रिसोर्सेज के बारे में बताया गया। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है लैंड रिसोर्सेज, और इसके अंदर हमें पढ़ना है लैंड कवर एंड लैंड यूज चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, और इसके अंदर पढ़ना है हमें डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन और इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग, और स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर हमें कवर करने हैं चैप्टर के अंदर। सो सबसे पहले हम इसका लैंड रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज वो चीज़ होते हैं जो अवेलेबल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे बेसिक जो नीड्स होती हैं, ठीक है, हमारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल, वो ही रिसोर्सेज टेक्निकली या फिर एसेसिबली या इकोनॉमिकली और कल्चरली, ये सारी रिसोर्सेज। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें लैंड रिसोर्सेज के बारे में, तो ये एक बेसिकली ये लैंड रिसोर्सेज है इस चीज़ के ऊपर, लैंड मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि प्रोसेस होता है मैनेज करने का, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उन्हें मैनेज करना, और जो डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है, और इसका जो सबसे बड़ा जो एम होता है वो होता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट फॉर प्रिवेंट और रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। और अनदर जो इसका एम है वो ये इंश्योर करना है कि वाटर सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग सॉइल मॉइस्चर एबिलिटी, ठीक है, और डिक्रीजिंग सरफेस रन ऑफ और डिक्रीजिंग सॉइल इरोजन। सो ये सब लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड है, ठीक है। और बेसिकली अगर लैंड रिसोर्सेज को मतलब बात करें, ये जो लैंड रिसोर्सेज है ये रेफर करता है एक डीलिनेबल एरिया जो कि अर्थ की टेरेस्ट्रियल सरफेस होता है, ठीक है, जो कि इनकम्पोज करता है ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द बायोस्फीयर इमीडिएटली अबव और बिलो दिस सरफेस। मतलब कि ये इंक्लूड करता है इसके अंदर जो इसके नियर सरफेस है, क्लाइमेट, और जो सॉइल है, और जो ट्रेन फॉर्म्स है, ठीक है, जो सरफेस हाइड्रोलॉजी होता है, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूडिंग होता है सैलो लेक्स, रिवर्स, मेरिशेस, स्वैम्प्स, ये सारी चीज़ें लैंड रिसोर्सेज में आती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर लैंड कवर एंड लैंड यूज चेंज। तो अगर हम लैंड कवर और लैंड यूज चेंज की बात करें तो ये एक ऑल्ट्रेशन ऑफ फिजिकल फीचर है ऑफ द लैंड एंड मतलब कि लोगों द्वारा इसके जो मतलब यूज़ करने के जो तरीके होते हैं उनमें जो चेंजेस हैं वो, तो ये जो मतलब चेंजेस हैं ये क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लैंड कवर क्या होता है, ये एक फ़िज़िकल फीचर होता है लैंड का, ठीक है, जिसके अंदर ट्रीज़ आते हैं और सॉइल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ठीक है, और इसके अंदर इंक्लूड होते हैं नेचुरल प्लांटेड वेजिटेशन एज वेल एज ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें व्हाट इज़ लैंड यूज़, मतलब लैंड का कैसे यूज़ है, तो पीपल यूज़ करते हैं लैंड को फॉर माइनिंग, रिक्रिएशन एंड एग्रीकल्चर, और इसमें इंक्लूडेड होते हैं एक्टिविटीज़, अरेंजमेंट एंड इनपुट्स पीपल यूज़ टू प्रोड्यूस, चेंज एंड मेंटेन द लैंड। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, तो बेसिकली हम कह सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो लैंड होती है वो अपनी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ को ना खो देती है, मतलब लॉस कर देती है, ठीक है, मतलब कि बंजर ज़मीन उसे कह सकते हैं हम, ठीक है। और ये जो बंजर ज़मीन है ये मतलब जो लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है ये नेचुरल इवेंट्स की वजह से हो सकता है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और इसके अगर लैंड डिग्रेडेशन हो जाए तो इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है हमारे फूड प्रोडक्शन पे, लिवलीहुड्स पे, क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने सॉइल इरोजन के बारे में बात करें तो बेसिकली जो हमारी सॉइल इरोजन होती है ये जो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है ना वो या तो वाटर से या विंड से या आइस से या स्नो से या फिर प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से मतलब कि उसकी जो पूरी ऊपर की टॉप लेयर होती है वो ग्रेजुअल वियर हो जाए, मतलब कि पूरी भर जाए, तो ये मतलब स्लो प्रोसेस भी होता है और जल्दी का भी प्रोसेस हो सकता है और इसकी वजह से सीरियस लॉस हो सकता है टॉप सॉइल का, ठीक है। और इसकी जो कॉजेज़ होते हैं वो बताऊं तो रेनफॉल और फ्लडिंग, ठीक है,
फ्लड आ जाए तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। सॉइल इरोजन मतलब कि पूरी मिट्टी में पानी ही पानी भर जाए ऊपर, मतलब एक लेयर बन जाए पानी की, ठीक है। और इसके अंदर कॉज दूसरा है एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आएगी अगर सॉइल इरोजन हो गया। और ग्रेजिंग मतलब ग्रेजिंग एनिमल कैन कॉज सॉइल इरोजन। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं सॉइल इरोजन के, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि कोई ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो सकता है। रिवर स्ट्रीम्स, रिवर की वजह से भी हो सकता है सॉइल इरोजन। हैवी विंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है, ठीक है। सो ये सारे रीज़न हो सकते हैं सॉइल इरोजन के। और जो सॉइल इरोजन के इफ़ेक्ट होते हैं वो अगर हम बात करें तो उसकी सॉइल इरोजन रिड्यूस कर देता है सॉइल की क्वालिटी को। और सॉइल इरोजन से एक वाटर स्टॉर्म जो होता है उसका खतरा बढ़ जाता है। और सॉइल इरोजन में मतलब सॉइल इरोजन से जो खेतों और जो उनके जो फील्ड्स को नुकसान हो सकता है, ठीक है, जहाँ मिट्टी जमा हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारा डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है लैंड डिग्रेडेशन का, जिसके अंदर मतलब सूखा पड़ जाता है, पूरी जो लैंड होती है वो सूखी पड़ जाती है, ड्राई एरिया हो जाता है वो। और वो मतलब उसका जो कारण होता है वो क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकता है, मतलब ये सेम डिग्रेडेशन की तरह ही है, ठीक है। और इसे एक ग्लोबल इशू की तरह माना जाता है, मतलब ये काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंस होता है इन्वायरमेंट के लिए और पीपल्स के लिए भी। और इसके कारण मतलब सेम ही होता है जैसे डिग्रेडेशन को होता है, वही चीज़ है, ये बंजर ज़मीन के बारे में ही है। और इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है डिफॉरेस्टेशन का। सो डिफॉरेस्टेशन हम सब जानते हैं, मतलब जो पेड़ काट देते हैं, ठीक है। जो डिफॉरेस्टेशन वो होता है वो इंटेंशनली क्लियर करे जाते हैं फॉरेस्ट को फॉर अदर यूज़, मतलब दूसरी चीज़ों के यूज़ के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए हम वहाँ से साफ़ करें, मतलब जंगल साफ़ कर रहे हैं, मतलब लैंड यूज़ करने के लिए, ठीक है, माइनिंग के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए। और इसके अंदर मतलब मेजर कॉजेज़ होते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। और इसके कॉज जाने तो हम एग्रीकल्चर हो सकता है, मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, मतलब कि लैंड एक खाली जगह बनाने के लिए, ठीक है। तो और वहाँ पे जहाँ पे इंक्लूडिंग होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, परमानेंट एग्रीकल्चर और माइनिंग के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं लोग, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए। और वुड एक्सट्रैक्शन के लिए, मतलब कि जो वुड मतलब लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, फ्यूल वुड हार्वेस्टिंग के लिए, चारकोल प्रोडक्शन के लिए, सो इन सब चीज़ों के लिए। और इसके और भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाए और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जिसके अंदर मतलब कंट्रीब्यूट होता है ग्लोबल वार्मिंग का। और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, जो कि डिफॉरेस्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके जो हैबिटेट होते हैं फॉर मैनी स्पीशीज़, ठीक है, फूड प्रोडक्शन के लिए। अब हम अपना 6 चैप्टर की तरफ चलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, जिसके अंदर वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है ये एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है वाटर का, जो ऊपर से नीचे जाता है अर्थ के सरफेस से। मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता है वो अफेक्टेड होता है एक प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, जो आपने सुना ही होगा, मतलब पढ़ा होगा वाटर साइकिल के बारे में। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। और इसके अंदर ट्रांसपिरेशन और प्रेसिपिटेशन और अंडरग्राउंड वाटर फ्लो, ये सब चीज़ें आती हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर। अगर हम एवेपोरेशन की बात करें, सन एनर्जी से वाटर हीट होता है और उसके बाद वो इवेपोरेट होकर एयर में चला जाता है, वो डेट इज एवेपोरेशन। और इसके अंदर ट्रांसपिरेशन है, मतलब ट्रांसपिरेशन होता है जो प्लांट्स और वेजिटेशन से मतलब पानी जो ट्रांसफ़र होता है एटमॉस्फेयर से, वो चीज़ है इसके अंदर। और प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करें तो वो जो वाटर वेपर होके जो एक ड्रॉपलेट बन जाती है, मतलब एक पानी की बूंद बन जाती है क्लाउड्स के अंदर, तो वो चीज़ है इसके अंदर। मतलब कि व्हेन क्लाउड्स मीट कूल एयर ओवर लैंड, प्रेसिपिटेशन, रेन स्लीट और स्नोफॉल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ग्राउंड वाटर की बात करें तो जो पानी मतलब मूव करता है डाउन फॉरवर्ड थ्रू द सॉइल एंड रिचार्जेस द सैचुरेटेड पोर्शन ऑफ द सब सरफेसेस, ठीक है। और रेन ऑफ में है रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम, ट्रांसपोर्ट वाटर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। तो इंडिया में वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, तो उसके अंदर इंक्लूडेड है ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब सेवरल प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइजेशंस से मैनेज कर रखे हैं वाटर रिसोर्सेज को, जिनके अंदर
इंक्लूडिंग है द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, द सेंट्रल वाटर कमीशन एंड नमामि गंगे प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात करें तो वो है अतुल भूजल योजना, जल जीवन मिशन। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। सो अगर ये इनकी बात करें वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन की, तो ये रेफ़र करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर जो कि यूज़ करा जाता है वेरियस पर्पसेस के लिए, और इसके अंदर बताते हैं कि किस तरीके से हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, फायर डिमांड, इरिगेशन। तो ये सारी इन सारी चीज़ों के अंदर हमारी वाटर की डिमांड है, ठीक है, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होता है रेजिडेंशियली पर्पसेस के लिए और पीने के लिए, कुकिंग करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए। तो ये जो हमारी ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग है, ये डोमेस्टिक वाटर डिमांड है हमारी। और फायर डिमांड में जिसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड होता है फायर फाइटिंग के लिए, मतलब आग लग जाएंगे पे तो पानी की ज़रूरत होती है। इरिगेशन की बात करें इसके अंदर तो जो अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होता है सप्लाई एग्रीकल्चर लैंड में, ठीक है। तो वो इरिगेशन के अंदर आ जाता है वाटर डिमांड। फैक्टर्स दैट अफेक्ट वाटर डिमांड, मतलब कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वाटर डिमांड को, तो वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा पानी चाहिए होगा, उतना डिमांड होगी वाटर की। और जो क्लाइमेट चेंज, मतलब अगर क्लाइमेट चेंज हो जाए उसके कारण जो वाटर की जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाए, तो इस तरीके से वाटर डिमांड अफेक्ट होती है, ठीक है। और अगर वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो एनुअल वाटर सप्लाई एंड डिमांड असेसमेंट, मतलब एक ईयरली असेसमेंट बनता है वाटर सप्लाई का, और जो डिमांड होती है हेल्प एंटिसिपेट शॉर्टेज एंड प्लान फॉर द फ्यूचर, मतलब कि एक पहले से ही फ्यूचर प्लान के लिए पानी को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं वो करके रखते हैं हम लोग, हाँ। और इम्प्रूविंग वाटर इफ़िशिएंसी, मतलब कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ वाटर सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो रिड्यूस करे वाटर वेस्टेज को, मतलब वाटर वेस्ट कम हो, ठीक है। अगर वाटर के सोर्सेज के बात करें तो जो वाटर के सोर्स हैं वो हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर जहाँ से मिलता है पानी, ठीक है, सॉइल से, सैंड से एंड रॉक से। और सरफेस वाटर जो कि वाटर फाउंड होता है रिवर में, लेक में, और जो फ्रेश वाटर होता है और वेटलैंड्स में, ठीक है। सो ये हो गई हमारी वाटर डिमांड और यूटिलाइजेशन की बात। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर दे रखा है हमारा मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम। तो इसके अंदर हमारा जो मेन प्रॉब्लम्स है वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड वो है जो वाटर पॉल्यूशन है और वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमेट चेंज। तो मल्टीपल इश्यूज़ हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है उनके अंदर प्रॉब्लम आती हैं। और जो वाटर की क्वालिटी है, अगर उसकी क्वालिटी बेकार होगी तो उसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें वाटर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर यही था, ये सब। और जो वाटर रिसोर्सेज में जो प्रॉब्लम आती है वो हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज हो सकता है, और ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, ठीक है, और वाटर रीयूज़ हो सकता है, मतलब कि और फ्लड हो सकता है, और ग्राउंड वाटर बेसिक्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, वाटर बैंकिंग, रिचुअल वाटर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं अपना सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। तो हम सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के अंदर देख सकते हैं जो प्रैक्टिसेस होती हैं यूजिंग वाटर इन अ वे डेट मीट्स करंट नीड, मतलब कि जो हमारी अभी की ज़रूरत है हम उतना ही वाटर यूज़ करें और हम बेफालतू में मतलब वेस्ट ना करें अपने वाटर को, और जो फ्यूचर नीड्स रहेंगी उसके लिए हम वाटर को सेव करके रखें, ठीक है। और इसमें इन्वॉल्व है कि रिड्यूस करें वाटर यूज़, ठीक है, और प्रोटेक्टिंग वाटर क्वालिटी, मतलब जो वाटर की क्वालिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखें, मतलब पॉल्यूट ना करें हम वाटर को, और रीयूज़ करें वाटर को। और इसकी जो गोल्स हैं सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के, ये है मीट नीड्स और प्रोटेक्ट वाटर क्वालिटी, रिड्यूस कंजम्पशंस और रीयूज़ वाटर, कंजर्व वाटर, अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के जो अभी तक हुई है, वो है इंस्टॉलिंग वाटर मीटर्स इन दी होम्स एंड बिजनेस, ठीक है, कि मतलब बिजली वो वाटर का जो मीटर होता है वो, और रिड्यूसिंग लीकेज कॉज्ड बाय ब्रोकन पाइप्स, और यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, यूजिंग ग्रे वाटर ऑफ वाटरिंग प्लांट्स,
ऑप्टिमाइजिंग कूलिंग टावर्स, रिप्लेसिंग रेस्ट रूम फिक्सचर्स, एलिमिनेटिंग सिंगल पास कूलिंग। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है हमारी सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के अंदर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7th चैप्टर, जिसके अंदर हमें एनर्जी रिसोर्सेज देखनी है। तो इसके अंदर टॉपिक है हमारा ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। तो हम इसे समझ लें ग्रोइंग एनर्जी नीड्स को। बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो हमारी जो एनर्जी है उसे हमें मतलब समय के साथ और ज़्यादा ज़रूरत है, हमें मतलब ग्रो करने की ज़रूरत है एनर्जी की, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से हमें ज़रूरत है कि हमारी उसके साथ एनर्जी भी उसके साथ बढ़े। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि जो वर्ल्ड की जो नीड है प्रोड्यूस मोर एनर्जी एंड एनर्जी प्रोडक्शन नीड्स टू बी मोर सस्टेनेबल। और इसके रीज़न है ग्रोइंग एनर्जी नीड के पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, मोर पीपल को मोर नीड है एनर्जी की, ठीक है, पावर के लिए और उनके होम के लिए, बिजनेस के लिए। और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनके बिजनेस के लिए, ठीक है। और अर्बनाइजेशन के अंदर जो लोग सिटीज़ में जा रहे हैं ज़्यादातर, तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी अपने होम्स, बिजनेस के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर। और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की। तो जैसे जैसे समय के साथ सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं तो उनके साथ एनर्जी को भी बढ़ना ही चाहिए, उसकी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो जो सॉल्यूशन है एनर्जी को बढ़ाने का, मतलब ग्रो करने का, वो है रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड बायोमास कैन हेल्प मीट द वर्ल्ड ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर कैन प्रोवाइड अ रिलायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल। और एनर्जी इफिशिएंसी, इम्प्रूविंग एनर्जी इफिशिएंसी कैन हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब क्या क्या सोर्सेज हैं एनर्जी के, ठीक है। तो उसके अंदर इंक्लूडेड है सन, विंड, वाटर, जियोथर्मल, बायोमास एंड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये सारे सोर्सेज हैं जो कि कैटेगराइज करे गए हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। सो रिन्यूएबल जो सोर्सेज होते हैं वो हैं सोलर, विंड, वाटर, जियोथर्मल, बायोमास। और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं वो है फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी। फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जो मिलती है वो कोल से, ऑयल से, नेचुरल गैस से, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी मतलब कि एनर्जी फ्रॉम रेडियो एक्टिव मिनरल्स से, ठीक है। तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। और हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में भी जान लिया है, ये क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस। नाउ हम पढ़ते हैं एनर्जी कंटेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोगैस। तो बेसिकली ये जो एनर्जी कंटेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल और बायोगैस हैं ये डिपेंडेंट है ऑन टाइप ऑफ फ्यूल्स और उसकी क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो ये इसके अंदर आता है कोल, मतलब कोयला, ठीक है, और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम लिक्विड्स और पेट्रोलियम कोक। तो बायोगैस की बात करें तो ये है लोअर हीटिंग वैल्यूज़ पे, ठीक है, जो कि क्यूबिक मीटर्स पे मतलब मेज़र करी जाती है। और थर्मल एनर्जी है इसके अंदर और इलेक्ट्रिकल पावर्स हैं। और एनर्जी कंटेंट ऑफ फ्यूल्स जो हैं ये एनर्जी कंटेंट करते हैं फ्यूल से, जो कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज़ बर्न, मतलब 1 ग्राम जब फ्यूल बर्न हो जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और ये मेज़र करा जाता है जूल्स में, ठीक है, और पर ग्राम। और जो बायोगैस का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात करें तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिक वेस्ट से, सच एज मैन्यूर, वेस्ट वाटर, ठीक है, और फूड वेस्ट, ये इन सारी चीज़ों से बनती है बायोगैस। और बायोगैस इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो कि क्लीन और इको फ्रेंडली होती है, ठीक है, और इट कैन बी यूज टू जनरेट हीट एंड पावर। तो नाउ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी। सो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड कोर ऑफ एटम्स एंड मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब ये इन सब चीज़ों से बनी होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से, आपने साइंस में पढ़ा हो तो। और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है उसको अगर यूज़ बोलें तो उसका यूज़ होता है कि जब एनर्जी रिलीज होती है स्प्लिट एटम्स के थ्रू,
जो कि सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक जो पावर जनरेट करते हैं वो यूज़ करी जाती है, ठीक है। सो नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना नेशनल सोलर मिशन। तो बेसिकली ये जो नेशनल सोलर मिशन है NSM, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है जिसका एम है टू मेक इंडिया लीडर इन अ सोलर एनर्जी के अंदर इंडिया को लीडर बनाने के लिए। और ये जो मिशन लॉन्च हुआ था ये हुआ था 11 जनवरी 2010 में, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्टिव है प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ, एड्रेस एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस और कंट्रीब्यूट टू गोल एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज और मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सोलर एनर्जी। तो ये सारे इसके एम हैं, ठीक है, इस मिशन के। नाउ हमारा 7th चैप्टर भी कंप्लीट हुआ इसके साथ, तो अब हम चलते हैं अपने 8th चैप्टर की तरफ। सो हमारा 8th चैप्टर है पॉल्यूशन के ऊपर, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। तो सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन बहुत सारे हैं, ठीक है, मैनी सोर्सेज हैं हमारे, जिनके अंदर व्हीकल्स आते हैं, पावर प्लांट आते हैं, इंडस्ट्रीज आती है, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के द्वारा हम पॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे कि एयर पॉल्यूशन होता है, सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन व्हीकल्स से होता है, मतलब ट्रक्स, कार, बसेस, प्लेन्स, ट्रेन्स, जो कि मतलब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो फिर क्रिएट होता है एमिशन। और पावर प्लांट में बर्न होते हैं फॉसिल फ्यूल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इंडस्ट्रीज बर्न फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड प्रोड्यूस इमिशन थ्रू केमिकल रिएक्शंस। और रेजिडेंशली और कमर्शली भी जो, और मतलब होम और बिजनेस में जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं फॉर हीटिंग एंड कुकिंग एंड यूज गैसेस फॉर कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन। तो ये सारी चीज़ें एयर पोल्यूशन फैलाती हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि विंड ब्लो, डस्ट, वाइल्ड फायर, वॉल्केनोज कैन कॉज एयर पोल्यूशन, ठीक है। और एग्रीकल्चर के अंदर भी है, एग्रीकल्चर सॉइल्स एंड राइस प्रोडक्शन इमिशंस, ये सारी चीज़ें एयर पोल्यूशन फैलाती हैं, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन की बात करें तो ये एक नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है, यहाँ पे रन ऑफ फार्म्स होते हैं, मतलब फॉरेस्ट, कार्स, ट्रक एंड बोट्स कैन पोल्यूट वाटरवेज एंड ओशंस, ठीक है, ये सब पोल्यूट करती है वाटर को। और सेवेज ह्यूमन मतलब वेस्ट करता है वाटर को, पोल्यूट करता है। और हमारा सॉइल पोल्यूशन है, मतलब कि इसके अंदर नेचुरल डिजास्टर हैं, ठीक है, और इसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस हैं फ्रॉम वेस्ट इन लैंडफिल कैन पोल्यूट सॉइल एंड अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर में है। तो बेसिकली हम कहें तो बहुत सारी तरीके हैं जिनसे पोल्यूशन होते हैं। एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अब नॉइज़ पोल्यूशन जैसे कि हमारे व्हीकल्स करते हैं, मतलब हॉर्न बज रहे हैं, या फिर हम ह्यूमंस मतलब जब कोई डीजे वगैरह बजाते हैं तो उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और भी मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जब काम होता है वहाँ पे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो बहुत तरीके हैं जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और न्यूक्लियर पोल्यूशन भी बहुत हार्मफुल होता है, मतलब जो रेडिएशन की वजह से बनता है, ठीक है। सो ये सारे पोल्यूशंस के बारे में बता रखा है, और ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं इस वाले चैप्टर में जो हम ज़्यादा समझे डीप में। तो अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, अपने 9th चैप्टर की तरफ। 9th चैप्टर में वाटर पोल्यूशन के बारे में बता रखा है, थर्मल एंड सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से, जो कि केमिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री से, ठीक है, और जिनके अंदर मतलब रिवर के अंदर, लेक के अंदर, ओशन के अंदर, और जो जितनी भी वाटर बॉडी होती हैं उन सब के अंदर जो वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, मतलब टॉक्सिक जो चीज़ें होती है उसके अंदर मिल जाती है जब ख़राब, तो वो पॉल्यूट हो जाता है, हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाता है उससे, ठीक है। सो जो वाटर पोल्यूशन करते हैं वो मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब ज़्यादातर हम ह्यूमन्स ही करते हैं वाटर पोल्यूशन। और जैसे कि हम इसके अंदर कचरा फैला देते हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो इसके अंदर केमिकल्स जाते हैं हार्मफुल्स, तो इन सब चीज़ों से हमारे वाटर पोल्यूशन होते हैं। और जो 5 कॉजेज़ हैं वाटर पोल्यूशन के वो जाने तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर की वजह से, लाइव स्टॉक फार्मिंग की वजह से, रविश और फेशियल वाटर डंपिंग की वजह से, और मेरी टाइम ट्रैफिक की वजह से, फ्यूल स्पिल्स की वजह से। तो ये सारे कारण हैं वाटर पोल्यूशन के। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है थर्मल पोल्यूशन।
और ये जो थर्मल पोल्यूशन है इज़ अ टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन, मतलब एक टाइप का वाटर पोल्यूशन ही है जो कि होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से चेंज होता है। ये टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज़, मतलब जो टेम्परेचर चेंज होता है ना, मतलब वाटर का हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट करती है एक्वेटिक लाइफ पे और इन्वायरमेंट पे। तो इसके जो कॉज होते हैं वो पावर प्लांट होता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्स होते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, रन ऑफ होता है रन ऑफ होता है फ्रॉम पेव्ड सरफेसेस, नेचुरल कॉजेज़। और इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो होता है ये रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन सप्लाई को, ठीक है। एज वाटर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है, और डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और जो हैबिटेट डिग्रेडेशन होता है इसके अंदर जो इफ़ेक्ट होता है, ये थर्मल पोल्यूशन कैन डिग्रेड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एक्वेटिक लाइफ और फिश स्किल्स, मतलब जो फिश हैं वो मर जाती हैं, मतलब एक्सट्रीम जब थर्मल पोल्यूशन हो जाता है तो फिशेस को मार देता है, ठीक है। और जो स्पीशीज़ चेंज हो जाती हैं थर्मल पोल्यूशन की वजह से, ठीक है, जो एक्वेटिक लाइफ पे बहुत ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट होता है उन थर्मल पोल्यूशन का। तो थर्मल पोल्यूशन कैन मेक वाटर लेस सुटेबल और फॉर डोमेस्टिक एंड रिक्रिएशनल और इंडस्ट्रियल यूज़, मतलब ये जो थर्मल पोल्यूशन होता है ना, ये जब वो वाटर में हो जाता है तो ये सस्टेनेबल जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है उसके लिए यूज़ के लिए नहीं रह पाता ये, ठीक है, पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो जाता है, बेकार हो जाता है पानी। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा है सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो सॉइल पोल्यूशन हम इस तरीके से समझ सकते हैं जब मतलब सॉइल में बहुत ज़्यादा जो आलतू फालतू के जो केमिकल्स होते हैं, मतलब जो हार्मफुल केमिकल्स मिल जाते हैं या फिर जो कूड़ा कचरा मतलब उसके अंदर भर जाता है, तो उसकी जो एक ग्रो करने की जो एक पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है और सॉइल पोल्यूशन जो है वो इफ़ेक्ट करता है हमारी एग्रीकल्चर को और इन्वायरमेंट को हार्म करता है। नाउ हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, 10th चैप्टर, लास्ट चैप्टर हमारा। तो हमारे चैप्टर का नाम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड केस स्टडीज़। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें दे रखा है टाइप्स ऑफ वेस्ट, इसके अंदर हम समझेंगे टाइप ऑफ वेस्ट को। सो देर आर मैनी टाइप ऑफ वेस्ट, मतलब जिनके अंदर इंक्लूडिंग है सॉलिड, लिक्विड, hazardous एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। तो वेस्ट कैन बी, मतलब वेस्ट को ना कैटेगराइज्ड करा गया है बेसिकली, ठीक है, बाय इट्स ओरिजिन, कंपोजिशन एंड हाउ इट कैन बी मैनेज्ड, मतलब उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ वेस्ट के अंदर जो हम देख सकते हैं, सबसे पहला वेस्ट है डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है, जो कि वेस्ट जनरेट होता है घर में, और जैसे कि फूड को वेस्ट करना और पैकेजिंग और जो पेपर है उन सब चीज़ों की, ठीक है। और कमर्शियल वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट जनरेटेड बाय बिजनेस सच एज फूड वेस्ट, पैकेजिंग एंड पेपर इसके अंदर। और इंडस्ट्रियल वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट जनरेटेड एट इंडस्ट्रियल साइट्स, जैसे कि केमिकल वेस्ट, मेटल्स, प्लास्टिक्स। और एग्रीकल्चर वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट जनरेटेड एट फार्म्स सच एज क्रॉप्स, रेसिड्यूज एंड मैन्योर एंड एनिमल फीड वेस्ट, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन एंड डीमोलिटेशन के वेस्ट देखेंगे तो वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड डीमोलिएशन प्रोजेक्ट्स सच एज रबल, वुड एंड कंक्रीट। सो ये टाइप ऑफ वेस्ट है, ठीक है। और जो टाइप ऑफ वेस्ट बाय कंपोजिशन के अंदर देखेंगे तो सॉलिड वेस्ट है, तो सॉलिड वेस्ट को कहेंगे मतलब कि जो वेस्ट दैट कैन बी सॉलिड, जो सॉलिड वेस्ट होता है, और सेमी सॉलिड और लिक्विड और कंटेंट गैस, ठीक है। और हजार्डस वेस्ट जो होता है वो वेस्ट जो कि डेंजरस होता है और टॉक्सिक होता है, ठीक है, जैसे कि मेडिकल वेस्ट, बैटरीज। और ऑर्गेनिक वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज नेचुरली, मतलब जो समय के साथ डिकम्पोज हो जाता है, जैसे कि फूड, ठीक है। और रिसाइकलेबल वेस्ट देखेंगे जो कि जो वेस्ट मतलब हम दोबारा रिसाइकल कर पाते हैं, जैसे पेपर, प्लास्टिक और ग्लास, मेटल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नाउ हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं अपना, वेस्ट मैनेजमेंट 5R प्रिंसिपल्स। यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं 5 जो कि वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिकली जो एक फ्रेमवर्क है जो कि रिड्यूस करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्ट को फ्रॉम बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला है रिफ्यूज़, मतलब कि से नो टू प्रोडक्ट डेट आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, मतलब कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, ठीक है, मतलब हम उस चीज़ को मना करें जो हार्मफुल हो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और रिड्यूस मतलब कि हम यूज़
मतलब जो हार्मफुल चीज़ें हैं और वेस्टफुल चीज़ें उनको रिड्यूस करें, ठीक है। नॉन रिसाइकल मटेरियल जो होते हैं उनको मतलब कम यूज़ करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंट डबल साइडेड टू रिड्यूस पेपर वेस्ट, ठीक है। और रीयूज़ करें मतलब आइटम्स का, और रीप्रपोज करें, फाइंड अ न्यू यूज़ फॉर एन आइटम, किसी भी चीज़ का कोई नया पर्पस ढूंढे उसको दोबारा यूज़ करने के लिए, ठीक है। और उसे रिसाइकिल कर सकते हैं हम, ठीक है, आइटम को, ताकि वो वेस्ट ना हो। तो ये कुछ ये 5R प्रिंसिपल बताए हैं, यही मतलब जो मैनेज कर सकते हैं वेस्ट को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, 10th चैप्टर का, इंसरिएशन, कंपोस्टिंग एंड लैंडफिल्ड। ये जो इंसरिएशन, कंपोस्टिंग एंड लैंडफिल्स है, ये ऑल मेथड्स हैं सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल करने का, ठीक है। इंसरेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जहाँ इंसरेटर्स बर्न करते हैं सॉलिड वेस्ट को एट हाई टेम्परेचर टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम एंड जनरेट एनर्जी, ठीक है। और इसके जो एडवांटेज हैं वो है, इंसरेशन कैन बी सैनिटरी मेथड दैट रिड्यूस ऑडर एंड डस्ट। इट कैन ऑल्सो बी सुटेबल फॉर कंट्री विथ लिमिटेड लैंड स्पेस, मतलब कि ये जो मेथड है ये डस्ट को कम करता है, ठीक है। और इसकी जो डिसएडवांटेज है वो है, इंसुलेशन कैन एक्सपेंसिव, मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव है और रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप द इंसिनेटर रनिंग, मतलब इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए और टेक्निकल नॉलेज चाहिए इसके लिए, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। कंपोस्टिंग की बात करें तो इसका प्रोसेस होता है, कंपोस्टिंग इज़ अ बायोलॉजिकल मेथड दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, ठीक है। मतलब इसका ये जो प्रोसेस है कंपोस्टिंग का, ये एक बायोलॉजिकल मेथड है जो कि ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक वेस्ट को इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, ठीक है। और एडवांटेज है इसके, ये रिड्यूस करता है और रिसाइकिल करता है हाउस होल्ड वेस्ट को, लाइक फ्रूट पील्स, वेजिटेबल, मतलब जो इनके छिलके होते हैं फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के, और जो पत्ते वगैरह होते हैं इन सब चीज़ों के, ठीक है। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो कंपोस्टिंग है ये लिमिटेड है, मतलब स्पेशल वेस्ट और सिलेक्टेड मटेरियल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं अब। और लैंडफिल्ड है हमारा तीसरा और लास्ट, तो इसका प्रोसेस है, लैंडफिल्स आर इंजीनियर्ड साइट्स वेयर सॉलिड वेस्ट इज़ डिपोजिट एंड कवर्ड विद सॉइल, मतलब कि ये एक इंजीनियर साइट पे होता है जहाँ पर सॉलिड वेस्ट को डिपॉजिट कर लिया जाता है और कवर कर लिया जाता है सॉइल के साथ। और अगर इसके एडवांटेज की बात करें लैंडफिल की, तो ये एक सिंपल और इकोनॉमिकल है, ठीक है। और दे रिक्वायर लिटल और नो वेस्ट सॉर्टिंग। और इसके अंदर जो डिसएडवांटेज हैं वो है, लैंडफिल जो है ये प्रोड्यूस करता है मीथेन और अदर गैसेस को, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नाउ हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं, इसके साथ हमारे 10 चैप्टर थे इसके अंदर इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर, सो हमने सारे कवर कर लिए हैं। सो आई होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गए होंगे इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।